हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के अंतर्गत क्या क्या आता है, उनकी क्या विशेषता है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। कि भारत की जलवायु भारत के भौतिक स्वरूप, सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप को निर्धारित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मानी जाती है। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानी मार्स डेन के अनुसार भारत में विश्व की लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। जो विश्व में जो जलवायु पाई जाती है उनमें अधिकांश जलवायु भारत में भी पाई जाती हैं, मार्स डेन के अनुसार। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? इसके मैं कारण बताता हूँ आपको। पहला कारण है कि कर्क रेखा है वो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य से गुजरती है। क्या है? कर्क रेखा भारत के उपमहाद्वीप के मध्य से गुजरती है हमेशा, कर्क रेखा, जिसके कारण यहाँ पर दैनिक तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा कारण है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला शीतोष्ण प्रदेश साइबेरियाई क्षेत्र में आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कर लेता है? रोक लेता है, जिससे भारत शीत और शीतोष्ण जलवायु से क्या रहता है? बचा रहता है। क्या होता है कि हिमालय पर्वत वाला जो श्रृंखला है ना, वो आने वाले मानसून को रोक लेती है, जिससे भारत है शीत और शीतोष्ण जलवायु से क्या रहता है? हमेशा बचा रहता है। एक तीसरा कि सूर्य है वो उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, तो उसकी मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो दिशाएं होती हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे सूर्य उत्तरायण है तो उससे दक्षिणायन की दिशा में जाता है, तो जो दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, उसके कारण भी भारत की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब भारत की जलवायु की मुख्यतः मानसून पर ही निर्भर क्यों रहती है? इसमें दे रखा है कि भारत की जलवायु मुख्यतः क्या रहती है? मानसून पर निर्भर रहती है। तो वो क्यों रहती है? उसके भी कुछ कारण हैं। देखो, 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य है वो 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर को क्या होता है? विषुवत रेखा पर एकदम लंबवत चमकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत दिशा कहते हैं। और इससे क्या होता है? वहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। अब है उत्तरायण। 21 मार्च के पश्चात सूर्य है उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च के पश्चात उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य का लंबवत चमकना। जैसे 21 मार्च होती है, उसके पश्चात है ना, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में एकदम सीधा चमकता है, जिससे वहाँ का दैनिक तापमान ज़्यादा रहता है। अब है दक्षिणायन। दक्षिणायन क्या होता है? 22 और 23 सितंबर, क्या 22 और 23 सितंबर के पश्चात दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकना। 22 और 23 सितंबर के बाद में क्या होता है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है। अब है मानसून की उत्पत्ति। मानसून की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है कि कौन सा वैज्ञानिक उसके बारे में क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। मानसून संबंधी उत्पत्ति की व्याख्या प्राचीन काल से मध्यकाल व आधुनिक काल में कई विद्वानों के द्वारा की गई। जैसे जैसे पुराणों में मारुदगण के रूप में कालिदास का एक ग्रंथ है मेघदूत, अरबी विद्वान व यात्रियों द्वारा मौसम के रूप में की गई है। ठीक है। अब है मानसून की उत्पत्ति के निम्न सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इसका सिद्धांत है तापीय संकल्पना सिद्धांत। ये एडमंड हेली ने दिया था 1686 ईस्वी में। क्या थी इसकी संकल्पना? देखो, 1686 में ब्रिटिश मौसम विज्ञानी एडमंड हेली द्वारा यह संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसे प्राचीन शास्त्रीय संकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राचीन शास्त्रीय संकल्पना कहते हैं। यह जल समीर
वह थल समीर का विस्तृत रूप है। यानी जल समीर और थल समीर, यानी जल समीर होता है समुद्र और थल समीर होता है जो हमारी धरातल होती है, उसका क्या है, एक विस्तृत रूप है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर भारतीय उपमहाद्वीप, जब सूर्य उत्तरायण दिशा में होता तो भारतीय उपमहाद्वीप के मरुस्थलीय क्षेत्र क्या हो जाते हैं, अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और ग्रीष्म काल के चरम पर यहाँ न्यून वायुदाब का प्रबल केंद्र क्या हो जाता है, बन जाता है। जब सूर्य उत्तरायण दिशा में होता है तो भारतीय उपमहाद्वीप जो मरुस्थल होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और ग्रीष्म काल में वहाँ का तापमान क्या हो जाता है, बिल्कुल न्यून वायुदाब हो जाता है वहाँ पर। ठीक है। एक है वहीं दूसरी ओर हिंद महासागर के में अपेक्षाकृत कम तापमान के कारण उच्च दाब केंद्र का निर्माण होने लगता है। इस दाब प्रवणता के परिणाम स्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर भाग में आर्द्र पवनें चलते हैं। क्या चलते हैं, आर्द्र पवनें चलती हैं। विषुवत रेखा पार कर उत्तरी गोलार्ध में पहुंचते ही ये हवाएं क्या कहलाती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या पहुंच जाती हैं। क्या होता है कि विषुवत रेखा को पार करते ही उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो भारतीय महाद्वीप में पहुंच जाती हैं, इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। भारत में और राजस्थान में दो प्रकार के मानसून आते हैं, आपको पता है ग्रीष्मकाल में। एक होता है अरब सागर का मानसून और एक होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। राजस्थान में जो वर्षा होती है वो तो होती है बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक, और भारत में होती है वर्षा वो सर्वाधिक अरब सागर से होती है। ठीक है। तो सूर्य के दक्षिणायन होने पर उच्च दाब केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप पर बनता है, जबकि न्यून दाब पर केंद्र हिंद महासागर में बनता है, जिस कारण स्थल से उच्च दाब से हिंद महासागर के न्यून दाब की ओर स्थल या जो हवाएं हैं वो चलती हैं। इसे क्या कहते हैं, हम लौटता मानसून कहते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य है ना वो दक्षिणायन होने पर क्या होता है, वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र हो जाता है, और उसके बाद जो न्यून वायुदाब का केंद्र है वो महासागरों में बन जाता है, जिस कारण से उच्च दाब से हिंद महासागर की तरफ न्यून दाब की ओर क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लौटता मानसून बोलते हैं। इसके द्वारा तमिलनाडु कोरोमंडल तट या कावेरी डेल्टाई क्षेत्र में अंडमान निकोबार में क्या होती है, वर्षा होती है। इसे हम शीतकालीन मानसूनी वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसूनी वर्षा कहते हैं। एक है फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है फ्लोन का गत्यात्मक सिद्धांत। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है ये सिद्धांत। जर्मनी मौसम विज्ञानी एच फ्लोन द्वारा यह सिद्धांत क्या दिया गया। और कब दिया गया है ये, 1951 में ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। फ्लोन के अनुसार ये जो पवने हैं ना, ये विशेष उत्तर पूर्व व्यापारी पवनों व दक्षिणी पूर्व व्यापारी पवनों के परस्पर अभिसरण क्षेत्र में संचलित होती हैं। यह क्षेत्र ITCG यानी अंतरा उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में जाना जाता है। इन अक्षांशों को क्रमशः NITCG SITGCG के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, आपको मैं मानचित्र भी दिखा देता हूँ कि ये देखो अरावली की ये दिशा है, ये इस तरीके से हमारी जो अरावली है वो है, इस तरीके से अरावली है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है ये, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो राजस्थान में है ना वो बंगाल की खाड़ी की सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए ये दिखा रखा,
इस तरीके से बंगाल की खाड़ी की क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि भारत में अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा होती है इस साइड ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से वर्षा होती है। अब है भूमध्य सागर से या भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात पछुआ पवनों के सहारे आगे बढ़ते हुए फारस की खाड़ी से आर्द्रता पुनः धारण कर उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। इन्हें ही पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली मावठ की वर्षा कहा जाता है। उत्तर भारत में इसे ही शीतकालीन वर्षा कहते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्रों में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उत्तरी राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, आंशिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और क्या है, हिमाचल प्रदेश है। 1973 में मानसून एक्सपीडिशन नामक मानसून संबंधी विस्तृत अभियान भारतीय व रूसी वैज्ञानिकों के संयुक्त दल द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसे मोनेक्स कहा जाता है। यह कब शुरू किया गया? ये 1973 में शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे मोनेक्स कहा गया। भारतीय मानसून प्रायद्वीपीय अंतरपनुमा भाग पर स्थित महेंद्रगिरी पर्वत चोटी व अन्नाईमुदी से दो शाखाओं में बट जाता है। यह क्रमशः पश्चिमी व पूर्व में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया है वही बात इसमें विस्तार से दे रखी है। अब आगे है एनसो। अल नीनो दक्षिणी दोलन। क्या है? अल नीनो दक्षिणी दोलन। अल नीनो प्रभावी होने पर गिलबर्ट वाकर चक्र की दिशा पूर्व विपरीत हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिवाकर चक्र कहते हैं। इन दोनों चक्रों की बारंबारता पुनरावर्ती दक्षिणी दोलन कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिणी दोलन कहलाती है। इसे ही एनसो भी हम कहते हैं। इस धारा की उत्पत्ति 2.7 वर्ष दर्ज की जाती है। इस धारा को अल नीनो धारा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई एग्जामों में कि अल नीनो धारा क्या है, या अल नीनो धारा कितने वर्षों के बाद दर्ज की जाती है। तो आप इसको ध्यान में रखना। भारतीय मानसून का प्रसार, कि किस प्रकार से भारतीय मानसून का प्रसार हो रहा। 30 से 31 मई के आसपास भारतीय प्रायद्वीप उच्च पर्वतीय भागों के कारण मानसून दो शाखाओं में बट जाता है। भारतीय मानसून की प्रथम वर्षा 15 मई के आसपास होती है और ये कहाँ होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से माना जाता है। इसका जो प्रारंभ है ये लगभग यहीं पर होती है, जबकि भारत की मुख्य भूमि पर कब होती है? 30 से 31 मई को यह वर्षा होती है। भारत की अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। मानसून से पूर्व भारतीय तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा मानसूनी वर्षा कहलाती है, जो कि स्थानीय फसलों को लाभान्वित करती है। निम्न स्थानीय नाम है। ये नाम तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इनके जो नाम हैं ये हर एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें हर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पश्चिमी बंगाल
काल बैसाख, पूर्वोत्तर में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, असम में इसे बोर्डो चिल्ला, आंध्र प्रदेश में अमर वर्षा या मैंगो सावर, क्योंकि ये जो आमों के लिए बहुत अच्छी होती है। कर्नाटक में इसे कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी के लिए अच्छी होती है। और केरल में इसे चाय वर्षा कहते हैं, जिसे चाय पर पत्तियाँ आ जाती हैं। और उप महाद्वीप में इसे क्या कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत में इसे मावट या चक्रवाती वर्षा कहते हैं। आखिरकार ये मावट होती क्या है ये भी देख लेते हैं। तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को ही हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ठीक है। अरब सागर का मानसून या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर भरपूर वर्षा करता है। जो अरब सागर का जो मानसून है वो पश्चिमी घाट, अब ये तो आपको पता है दिशा क्या, तो जैसे ये है तो इसके यहाँ पर पूर्व, ये पश्चिमी, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दिशा होती है चारों। तो इससे क्या होता है कि पश्चिमी ढाल पर क्या होती है, भरपूर वर्षा होती है, जिसे उत्तरी पश्चिमी घाट या पूर्वी ढाल इसे वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रह जाता है। क्योंकि पश्चिम दिशा में तो वर्षा होती है लेकिन पूर्वी दिशा में नहीं रहती, इसे ये वृष्टि छाया रह जाता है। अब जो ऋतुएं होती हैं, जो 3 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा, उनका जो समय है, अवधि है, उसके बारे में बता देता हूँ। शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल, क्योंकि हम नवंबर दिसंबर में क्या होते हैं, फसल को बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। इसके लिए हमें 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक होती है और इसमें थोड़ा सा तापमान ज़्यादा चाहिए, 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। एक होती है वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम भी बोलते हैं, ये जून से सितंबर के मध्य होती है। एक होती है मानसूनी पर्वतीय ऋतु या उत्तर पर्वत का मानसून, ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। इस कारण पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम रहती है। जो पश्चिमी तट का जो मैदान है उसकी चौड़ाई कम रहती है तथा नदियाँ डेल्टा मैदान का निर्माण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसकी चौड़ाई कम रहने के कारण नदियाँ डेल्टा निर्माण नहीं कर पाती। और पश्चिमी घाट की नदियाँ या नदी घाटियाँ तथा तर्रों से अरब सागर के मानसून की शाखा प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती यानी बीच वाले भाग में पहुंचती है। नर्मदा घाटी में प्रवेशित अरब सागर की मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा यानी छोटा नागपुर के पठार पर मिलती है, जिस कारण यह भरपूर वर्षा करती है, जो कि दामोदर नदी में क्या होता है, बाढ़ का कारण बनता है, भरपूर वर्षा होने के कारण। इसीलिए इस दामोदर नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। अब आगे राजस्थान में शुष्कता के कारण, राजस्थान में शुष्कता के क्या कारण हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक है अरब सागर में मानसून की शाखा के संदर्भ में अरावली की दिशा का क्या होना, समांतर। आपको मैंने अभी अभी जो चित्र दिखाया था राजस्थान भारत का, उसके में अंदर मैंने ये दर्शाया था कि अरावली एकदम समानांतर ऐसे इस प्रकार से। इस कारण क्या होता है, शुष्क होता है, क्योंकि एक साइड से तो जैसे वर्षा के बादल आते हैं तो उससे टकरा कर इस साइड तो वर्षा हो जाती है, जबकि अगली साइड क्या होती है, वर्षा नहीं होती है। दूसरा इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में रहता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पूर्वी साइड तो हो जाती है लेकिन पश्चिमी साइड वर्षा नहीं हो पाती है। एक है वनस्पति का अभाव, क्योंकि पश्चिमी साइड में क्या है, मरुस्थल है, क्योंकि वर्षा नहीं होती तो मरुस्थल हो गया और उससे वनस्पति का अभाव भी वहाँ पर हो गया। अब है बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा से अरब सागर की मानसून की शाखा शिवालिक पर्वत पादीय क्षेत्रों पंजाब हिमाचल प्रदेश के समीप क्या है, ये मिल जाती हैं। ठीक है। बंगाल की खाड़ी की शाखा
शिलोंग पठार पर मानसून के जमाव के रूप में एकत्रित होकर अनंत पश्चिम की ओर बढ़ते हुए गंगा के मैदान में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, और इस प्रकार निम्न गंगा से ऊपरी गंगा मैदान की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती जाती है। भारत में औसत वर्षा है वो 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य माने जाते हैं। भारत के प्राप्त कुल वर्षा का लगभग 75% मानसूनी वर्षा से प्राप्त होती है। 3% मावठ वर्षा से प्राप्त होती है जो शीतकाल में होती है। शेष चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है। अब भारत में चक्रवातों के प्रभाव से होने वाली वर्षा क्या है, भारत में चक्रवातों के प्रभाव से कौन सी वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश में से आते हैं। ये देश के उत्तरी मैदान व पश्चिमी हिमालय प्रदेश की शीतकालीन मौसमी दिशाओं को प्रभावित करते हैं और फारस की खाड़ी, ईरान तथा पाकिस्तान के ऊपर होते हुए एक लंबी दूरी तय करके भारत के मध्य दिसंबर के आसपास पहुंचते हैं तथा यहाँ पहुंचकर वायुमंडलीय प्रतिचक्रवात को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इनसे होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावठ कहलाती है, जबकि जम्मू कश्मीर एवं उत्तर भारत में हिमपात यानी बर्फ पड़ती है। ठीक है। उत्तरी मैदान में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्यतः वर्षा 10 सेंटीमीटर तक ही होती है। वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिणी की ओर क्या होती है, कम होती है। यह आपको विशेष याद रखना कि वर्षा है वो पश्चिम से तो पूर्व की ओर, यानी यह पश्चिम दिशा है और इससे पूर्व की ओर आएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे, और उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो क्या होती है, इसके अंतर्गत कम होती है, गलत दे रखा है, जबकि बढ़ती है वर्षा। ये इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए कि इसके अंतर्गत ये कम की जगह ज़्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर ज़्यादा आएगा। वार्षिक वर्षा का 22% कश्मीर में, 12% पंजाब में, 6% उत्तर प्रदेश में होती है। इनके कारण पश्चिमी हिमालय तथा उनके साथ लगी श्रेणियों में विस्तृत हिमपात होता है। कभी कभी इनसे होने वाली ओलावृष्टि से उत्तर भारत के मैदानों में खड़ी रबी की फसल को नुकसान पहुंचता है और शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसे हम वर्षा को मावठ कहते हैं। भारत के तटों पर आने वाले महत्वपूर्ण चक्रवात कौन कौन से हैं, जिनमें मुख्यतः हम बात करते हैं ताऊ ते 2021 में पश्चिमी तट को प्रभावित किया, जो अरब सागर से आया था। केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव को क्या क्या प्रभावित किया। दूसरा नंबर का है अम्फात 2020 में आया था। ये बंगाल की खाड़ी, पूर्वी तट, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा को इसने क्या किया, प्रभावित किया। 2019 में वायु, हिक्का, क्यार, महा चक्रवातों ने पश्चिमी तट को क्या किया, प्रभावित किया। और 2018 में, कब, 2018 में प्रमुख चक्रवात पे थे बंगाल की खाड़ी, गाजा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट को प्रभावित किया। फिर है ओखी 2017 में एक भयानक चक्रवात आया था जो केरल, गुजरात को प्रभावित किया था इसने। वर्धा 2016 में आया था, अंडमान निकोबार को प्रभावित किया था। और हुदहुद आंध्र प्रदेश में, इसने ओडिशा को प्रभावित किया था। और फेलिन 2013 में आया था, ये फेलिन जो बहुत ही भयानक चक्रवात था। एक था नीलम, ये 2012 में आया था, जो बंगाल की खाड़ी को इसने प्रभावित किया। तो इस प्रकार हमने आज भारत की जलवायु पढ़ी है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाला वीडियो देखते रहें।